देयर एक्चुअली अ वे आउट फॉर पाकिस्तान्स इकोनॉमी? क्योंकि हमने कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल डिसीजंस लिए हैं हमने, जिसकी वजह से आज हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हैं। 3 ममालिक, 3 कोलैप्सेस, 3 डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स, लेकिन एक ऐसा पैटर्न है जो कि इन सबको कनेक्ट करता है आपस में। अब वो क्या पैटर्न है जो इन तीनों ममालिक को आपस में कनेक्ट करता है? सबसे पहले हम बात करेंगे अफ्रीकन कंट्री रवांडा की। 1994 में तकरीबन कुछ ही महीनों के अंदर 8 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। जीडीपी पर कैपिटा उस वक्त सिर्फ $125 था। 2025 में रवांडा का जो जीडीपी है वो $750 मिलियन से बढ़कर, जो कि 1994 में था, आज $15 अरब तक पहुंच गया है। दूसरी जो हमारे पास मिसाल आती है वो है साउथ कोरिया की। 1997 में साउथ कोरिया जो है उनका जीडीपी तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट हुआ 6% इन 1998। इसने अप्रोच किया आईएमएफ को एंड इट रिक्वेस्टेड फॉर अ $58 बिलियन बेल आउट पैकेज, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट था इन आईएमएफ हिस्ट्री। फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी इकोनॉमिस्ट ने ना तस्वर किया ना सोचा। तीसरी जो मिसाल है वो है वियतनाम की। 1986 में 1986 के अंदर वियतनाम दुनिया का वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्री थी। वियतनाम वाज पूरर देन पाकिस्तान इन 1986, मोर आइसोलेटेड, मोर सैंक्शन्ड एंड मोर डिस्ट्रॉयड बाय वॉर। और वियतनाम इस टाइम क्लासिफाई की जाती है एज अ मिडिल इनकम कंट्री, और 2030 के आसपास प्रोजेक्शंस की जा रही हैं कि इट विल बिकम एन अपर मिडिल इनकम कंट्री। सो इन फैसलों का इक्विवेलेंट पाकिस्तान के लिए आज क्या होगा? Is there actually a way out for Pakistan's economy? क्योंकि हमने कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल डिसीजंस लिए हैं हमने, जिसकी वजह से आज हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हैं। इस वीडियो में आपको 3 ऐसी कंट्रीज के बारे में बताऊंगा एज केस स्टडीज जिन्होंने कंप्लीट इकोनॉमिक कोलैप्स का सामना किया एंड येट दे रिकवर्ड। और इन तीनों ममालिक के डिफरेंट रिकवरी पैटर्न्स थे और पाकिस्तान इनसे क्या सीख सकता है। इन तीनों ममालिक ने कुछ सख्त फैसले किए जो कि उस टाइम तो उनको बहुत बैकलैश का सामना करना पड़ा, बुरी लगी थी अवाम को, लेकिन इन द लॉन्ग रन उसका खाली बेनिफिट ही बेनिफिट था। इन तीनों ममालिक के साथ पाकिस्तान शेयर सम ब्रॉडर इकोनॉमिक मेट्रिक्स, और इनसे हम कुछ सीख सकते हैं और इनकी स्टडीज को शायद हम इंप्लीमेंट भी कर सकें। मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या फैसले किए, इनकी क्या टाइमिंग थी और इसकी क्या कॉस्ट थी, और फिर मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा व्हाई इट मैटर्स, व्हाट वुड पाकिस्तान डू टुडे, उसका इक्विवेलेंट, इन फैसलों का इक्विवेलेंट हमारे लिए आज क्या होगा। सो आइए हम इन 3 कहानियों को जानते हैं। बट इससे पहले कि हम इनको जाने, मैं आपको ऐसी 2 नसीहतों के बारे में बताऊंगा जो लोग अक्सर करते हैं। पहली जो बात लोग करते हैं कि इस मुल्क को कॉपी किया जाए कंप्लीटली। देखिए, पाकिस्तान शुड बी लाइक दिस, पाकिस्तान शुड बी लाइक एक्स कंट्री, ये हम अक्सर सुनते हैं। पाकिस्तान को दुबई की तरह होना चाहिए, पाकिस्तान को सिंगापुर की तरह होना चाहिए, लेकिन लोग इग्नोर करते हैं कि इनके डायनामिक्स और स्टार्टिंग पॉइंट्स कंप्लीटली डिफरेंट है। सिंगापुर जो है ना, इट इज अ सिटी स्टेट ऑफ ओनली 6 मिलियन पीपल, यानी कि 60 लाख लोगों की आबादी है वहां पे टोटल, जबकि जो पाकिस्तान है उसकी आबादी इस टाइम 25 करोड़ से ज्यादा है और हमारे पास यहाँ पर 6000 किलोमीटर की कॉन्टेस्टेड बॉर्डर्स हैं। सो हम एक ऐसा मॉडल नहीं कॉपी कर सकते जो कि डिफरेंट, जिसकी फाउंडेशन और डिफरेंट उसके डायनामिक्स हो। हाँ, अलबत्ता हम इनकी जो अच्छाई हैं उनसे जरूर सीख सकते हैं। दूसरी लोग तजवीज करते हैं, एडवाइस देते हैं कि करप्शन को फिक्स करो तो सारा मसला हल हो जाएगा। देखिए, करप्शन को लोग ट्रीट कर रहे हैं एज द सिम्टम ऑफ द एक्चुअल डिजीज। करप्शन होती है जब आपके इदारे, इंस्टीट्यूशंस कमजोर होते हैं। आप करप्शन को खत्म नहीं कर सकते जब तक आपके इंस्टीट्यूशंस एम्पावर नहीं होते, पावरफुल नहीं बन जाते। जब आप अच्छे इदारे बनाएंगे, मजबूत इदारे बनाएंगे, तो करप्शन करना मुश्किल होगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद खत्म हो जाएगी। सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि पाकिस्तान इन ममालिक को कैसे कॉपी कर सकता है, सवाल यहाँ पर यह कि पाकिस्तान इन ममालिक की तरक्की से, सक्सेस से क्या सीख सकता है और अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकता है। 3 ममालिक, 3 कोलैप्सेस, 3 डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स, लेकिन एक ऐसा पैटर्न है जो कि इन सबको कनेक्ट करते हैं आपस में। सबसे पहले हम बात करेंगे अफ्रीकन कंट्री रवांडा की। 1994 में, 1994 में रवांडा ने एक्सपीरियंस किया दुनिया की तारीख में सबसे तेज जेनोसाइड। तकरीबन कुछ ही महीनों के अंदर 8 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इस मुल्क का जो इंटायर इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके कोर्ट्स, इनकी गवर्नमेंट, इनकी बैंकिंग, इनकी सिविल सर्विसेज सब तबाह हो गए थे। जीडीपी पर कैपिटा उस वक्त सिर्फ $125 था। 1994 में रवांडा जो था वो एक कब्रिस्तान बन गया था। फिर क्या हुआ, ये चीज आपने जानी है, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ रवांडा रिकवर्ड। 2000 के अंदर नई हुकूमत बनी रवांडा के अंदर अंडर द प्रेसिडेंट एंड स्टिल द करंट प्रेसिडेंट पॉल कगामे। उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था विजन 2020। ये खाली एक तकरीर नहीं थी, ये एक डॉक्यूमेंट था जिसमें स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स थे, टारगेट्स थे। जीडीपी पर कैपिटा को इंक्रीज करके $900 तक लाना था, एवरेज एनुअल ग्रोथ को इंक्रीज करके 8% पर लाना था, 50% जो आबादी जो कि गुर्बत में रह रही थी, बिलो पॉवर्टी थी, उसको रिड्यूस करके 30% पर लाना था। तालीम और हेल्थ केयर दोनों को हर सिटीजन के लिए एक्सेसिबल बना दिया। और फिर क्या हुआ, उन्होंने वो इदारे बनाए जिन्होंने इन टारगेट्स को अचीव किया और इस दौरान उन्होंने कुछ अहम फैसले किए।
पहला फैसला, इन्होंने कहा कि हमें गवर्नेंस चाहिए, हमें परफॉर्मेंस चाहिए, हमें पैट्रोनेज या सिफारिश या दोस्ती नहीं चाहिए। रुवांडा ने क्या किया कि इन्होंने एक नया नेशनल परफॉर्मेंस असेसमेंट सिस्टम स्टार्ट किया, जिसके अंदर हर गवर्नमेंट ऑफिशियल फ्रॉम मिनिस्टर्स टू लोकल मेयर्स, इन सब ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, जिसके तहत इन्होंने डिलीवर करने थे रिजल्ट्स। अगर अपने टारगेट्स नहीं मीट कर पाते तो उनको रिप्लेस कर दिया जाता, प्राइवेटली नहीं, पब्लिकली, सबके सामने। ये एक परफेक्ट सिस्टम नहीं था, क्योंकि जो क्रिटिक्स हैं, जो तनकीद करने वाले थे, उन्होंने बहस की, आर्ग्यू किया कि ये कंप्लायंस क्रिएट करिए, इनोवेशन नहीं क्रिएट करी। लेकिन इस हरकत ने पूरी रवांडा की हुकूमत को, कल्चर को ट्रांसफॉर्म कर दिया फ्रॉम पैट्रोनेज टू अकाउंटेबिलिटी। दूसरा जिनका फैसला था वो था कि एंटी करप्शन को इन्होंने ट्रीट किया एज नेशनल सिक्योरिटी, वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटीज। रवांडा ने एंटी करप्शन को लिंक किया जेनोसाइड प्रिवेंशन फ्रेमवर्क के साथ। इतनी इन्होंने इसको अहमियत दी। इसकी सिंपल लॉजिक थी कि जो करप्शन है इट फ्यूल्स वायलेंस, जितनी करप्शन होगी उतना वायलेंस होगा। सो करप्शन को उन्होंने चोरी करार दी। उन्होंने कहा कि इट इज अ थ्रेट टू आवर नेशनल सर्वाइवल। इन्होंने ऑफिस ऑफ ओम्बुड्समैन को, रवांडा गवर्नेंस बोर्ड को और नेशनल एंटी करप्शन काउंसिल को रियल इन्वेस्टिगेटिव पावर और प्रोसिक्यूशन पावर दे दी। रवांडा नाउ रैंक्स वन ऑफ द लीस्ट करप्ट कंट्रीज इन ईस्ट अफ्रीका एंड वन ऑफ द लीस्ट इन द एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तीसरा जो इन्होंने फैसला किया, इन्होंने कहा कि हर चीज साइड पे पहले हमने डेवलप करना है ह्यूमन कैपिटल को। रवांडा ने इन्वेस्ट किया हेल्थ केयर के अंदर, एजुकेशन के अंदर, और इनकी जो हेल्थ केयर और एजुकेशन कवरेज है इट रीच्ड ओवर 90% ऑफ द पॉपुलेशन। साथ साथ इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम भी डेवलप कर दिया। इससे क्या हुआ कि 1994 में, बिलीव इट और नॉट, रवांडा में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी दैट वाज ओनली 30 इयर्स। आज रवांडा में यही लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इट हैज गॉन टू 69 इयर्स। प्राइमरी स्कूल की जिनकी एनरोलमेंट है इट रीच्ड ऑलमोस्ट यूनिवर्सल लेवल। और रवांडा ने अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज एंड अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। 2025 में रवांडा का जो जीडीपी है वो $750 मिलियन से बढ़कर, जो कि 1994 में था, आज $15 अरब तक पहुंच गया है। जीडीपी पर कैपिटा उस टाइम जो सिर्फ $125 था, आज वो $1100 तक पहुंच गया है। जीडीपी ग्रोथ रेट 9% पर है एंड इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन अफ्रीका। मिलियंस ऑफ पीपल जो है इस टाइम वो पॉवर्टी से बाहर निकल गए, दे हैव बीन अपलिफ्टेड ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। इसका मतलब ये कि एक ऐसा मुल्क जिसमें 8 लाख से ज्यादा लोगों को मारा गया, पूरा इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, जीडीपी पर कैपिटा सिर्फ $125 था। इन्होंने रीबिल्ड किया अपने पूरे मुल्क को, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिर्फ 3 फैसलों के ऊपर, परफॉर्मेंस बेस्ड गवर्नेंस, करप्शन को लिंक किया नेशनल सिक्योरिटी के साथ, एंड ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर एनीथिंग एल्स। सो इसका इक्विवेलेंट पाकिस्तान में क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान का मसला ये नहीं कि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है, हमारे पास इदारे हैं, लेकिन हमारे जो इदारे हैं दे आर बेस्ड ऑन पैट्रनेज, दोस्ती यारी पर, सिफारिश कल्चर के ऊपर, रादर देन परफॉर्मेंस। एफबीआर जो है वो टैक्स कलेक्ट करता है सैलरीड क्लास से, जबकि जो एग्रीकल्चरल इनकम है, जो हमारी इकोनॉमी का 24% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है जिसकी, इट लार्जली रिमेन्स अनटैक्स्ड इवन टुडे। एग्रीकल्चर को वही पॉलिटिकल फैमिलीज कंट्रोल करते हैं जो कि पार्लियामेंट को कंट्रोल करते हैं, एंड दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। एंटी करप्शन को यहां पर सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है अगेंस्ट ओपोनेंट्स एंड नॉट एज अ गवर्नेंस सिस्टम, एंड इट इज लार्जली इग्नोर्ड फॉर एलाइज या इत्तेहादी। इसका जो इक्विवेलेंट फैसला है वो ये होगा कि हमें इंस्टीट्यूशंस को, इदारों को रीडिजाइन करना है फॉर आउटपुट एंड परफॉर्मेंस, नॉट लॉयल्टी। टैक्स कलेक्शन को हमें यूनिवर्सल बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें एग्रीकल्चर को भी लाना पड़ेगा, रिटेल को भी लाना पड़ेगा और रियल एस्टेट को भी लाना पड़ेगा, और साथ साथ हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है इसको हमें मेजरेबल और पब्लिक बनाना पड़ेगा। रवांडा ने प्रूव किया कि इट कैन बी डन फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्टिंग पॉइंट इसको किया जा सकता है, और उस टाइम रवांडा वाज इन अ वर्स कंडीशन देन पाकिस्तान इन एवरी अदर मेजरेबल वे। दूसरी जो हमारे पास मिसाल आती है वो है साउथ कोरिया की। 1997 में साउथ कोरिया जो है इसने अप्रोच किया आईएमएफ को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, एंड इट रिक्वेस्टेड फॉर अ $58 बिलियन बेल आउट पैकेज, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट था इन आईएमएफ हिस्ट्री। उस टाइम साउथ कोरिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कंप्लीटली कोलैप्स कर गए थे। उनकी जो करेंसी है वॉन, इट लॉस्ट हाफ ऑफ इट्स वैल्यू इन जस्ट अ कपल ऑफ वीक्स। 30 में से जो 11 बड़े उनकी एम्पायर्स हैं, खानदान है, जिनको वहां चेबल कहा जाता है, मैसिव फैमिली कंट्रोल कंग्लोमरेट बिजनेस होते हैं जिन्होंने पूरी कोरियन इकोनॉमी को, पूरे कोरिया को डोमिनेट किया हुआ था, दे वेंट बैंकरप्ट। 10 लाख लोग जो हैं उनकी नौकरियां खत्म होगी इन जस्ट 6 मंथ्स। उनका जीडीपी तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट हुआ 6% इन 1998। क्राइसिस इतना सिवियर था, इतना बड़ा था कि उनकी जो अवाम और मीडिया है वो इसको कहती थी कि ये आईएमएफ क्राइसिस है। फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी इकोनॉमिस्ट ने ना तसव्वुर किया ना सोचा। जनवरी 1998 के अंदर केबीएस, कोरियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ने एक नेशन वाइड गोल्ड कलेक्टिंग कैंपेन लॉन्च की। ये एक गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं था, ये एक पब्लिक अपील थी। उन्होंने कहा कि अपना सोना ले आए, अपनी वेडिंग रिंग्स ले आए, अपने गोल्ड मेडल्स ले आए, ज्वेलरी ले आए, कुछ भी आपके पास है जो सोने का बना हुआ है वो जमा कराएं, और हम इसको मेल्ट डाउन करेंगे, पैसे जमा करेंगे और लोन को रीपे करेंगे। अब यहाँ पर अब लोगों का जज्बा खाली देखें, तकरीबन 35 लाख लोगों ने वॉलंटरली पार्टिसिपेट किया इस कैंपेन और इस अपील के लिए, एंड कलेक्टिवली तकरीबन 227 टन सोना जमा हो गया, जिसकी उस टाइम मलकियत थी तकरीबन $2 अरब या उससे भी ज्यादा। इसका मतलब यह कि ऑन एवरेज तकरीबन 65 ग्राम यानी कि 5.5 तोले से भी ज्यादा एक घराने ने सोने की कंट्रीब्यूशन की
कंप्लीटली वॉलंटरली। वही लोग जो इस टाइम मुश्किलात का जिनको सामना करना पड़ा, उन्होंने अपनी जमा पूंजी, अपना सोना, अपनी वेडिंग रिंग्स डोनेट की। एथलीट्स ने अपने मेडल्स दिए, सैमसंग और डेवू ने अपने कॉर्पोरेट गोल्ड रिजर्व्स दिए और प्रेसिडेंट किम डेजोंग उसने अपने पर्सनल आइटम्स डोनेट किए। लेकिन जो असल बात है ना, ये गोल्ड कैंपेन ने साउथ कोरिया को बचाया। ये एक यूनिटी का सिंबॉलिक जेस्चर था कि सब अवाम सेम पेज पे, सब अवाम इकट्ठी है। जो $2 अरब इससे जमा हुआ, दैट वाज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द $58 बिलियन IMF प्रोग्राम। लेकिन एक्चुअली साउथ कोरिया किस चीज ने बचाया? प्रेसिडेंट किम डे जोंग ने 4 ऐसे रिफॉर्म्स को, 4 ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई किया और साइमल्टेनियसली उसने इन सब को परस्यू किया। कुछ सख्त फैसले थे, कुछ पेनफुल डिसीजंस ली, लेकिन जिनका रिजल्ट आज आप देख सकते हैं साउथ कोरिया के इकोनॉमी इस टाइम कहां पर है। पहला जिनका फैसला था वो था कि फाइनेंशियल सेक्टर को कंप्लीट रिस्ट्रक्चर करें। साउथ कोरिया ने ऐसे बैंक्स को शट डाउन किया दैट वर नॉन वायबल। रिस्ट्रक्चर नहीं इनको किया, ना उनको बेल आउट किया, खत्म, क्लोज। क्राइसिस से पहले 33 कमर्शियल बैंक्स थे वहां पर, जिनमें से 14 को मर्ज कर दिया या बंद कर दिया बिफोर 2000। इसके बाद उनकी हुकूमत ने एस्टैब्लिश की फाइनेंशियल सुपरवाइजरी कमेटी, जिसके पास रियल इन्वेस्टमेंट पावर थी, जो कि बाकी रिमेनिंग बैंक्स को लार्जली ओवरसी करते थे। दूसरा जो फैसला था वो था कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स का। वही चेबल्स, वही बड़े खानदान जो कि साउथ कोरिया इकोनॉमी कंट्रोल करते थे, जैसे कि सैमसंग, हायुंडई, एलजी और कई अदर, उनको फोर्स किया उन्होंने कि आप रिस्ट्रक्चर करें अपने आप को। उन्होंने अपनी डेट टू इक्विटी रेशियो को कम किया, तकरीबन 400% से लेकर इसको नीचे आगे 200% के ऊपर। और उन्होंने कहा कि अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स को पब्लिकली डिस्क्लोज करें और हर चीज को डिक्लेयर करें। इससे क्या हुआ कि तकरीबन 5 चेबल्स ने क्या किया कि उन्होंने जो ऐसे अपने बिजनेसेस शट डाउन कर दिए कंप्लीटली, जो नॉन प्रॉफिटेबल थे, जिन पर बहुत ज्यादा कर्जा था। तीसरा जो इनका फैसला था वो था कि लेबर मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी लाए। साउथ कोरिया ने क्या किया कि इन्होंने ले ऑफ करने को आसान बना दिया। ये सुनने में तो बड़ा क्रूअल लगता है, लेकिन ये एसेंशियल था रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। विदाउट द एबिलिटी टू रिड्यूस वर्कफोर्स, bankrupt companies could never be restructured and new companies would never be able to hire employees. So government ने क्या किया कि it compensated them by expanding unemployment insurance और साथ साथ उन्होंने इनको जॉब की ट्रेनिंग्स भी दी। चौथा जिनका फैसला था that was capital account liberalization. साउथ कोरिया ने अपनी कैपिटल मार्केट को ओपन किया फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेनर्स अब क्या कर सकते थे कि वो साउथ कोरियन कंपनीज को खरीद सकते थे, साउथ कोरियन लैंड को ओन कर सकते थे और वो साउथ कोरियन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते थे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। इससे क्या हुआ कि देयर वाज अ लॉट ऑफ कैपिटल फ्लाइट फ्रॉम फॉरेन मार्केट्स इनटू द डोमेस्टिक मार्केट। रियल जीडीपी जिनका था वो तकरीबन 11% ग्रोथ रेट पर वापस बाउंस बैक हुआ बिटवीन 1998 एंड 2000 और अगस्त 2001 के अंदर 3 साल अहेड ऑफ स्केड्यूल साउथ कोरिया ने एंटायर आईएमएफ लोन को रीपे कर दिया। 2004 के अंदर साउथ कोरिया का जीडीपी पर कैपिटा इट एक्सीडेड द प्री क्राइसिस लेवल्स और 8 सालों के अंदर फ्रॉम फेसिंग द मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग इकोनॉमिक कोलैप्स साउथ कोरिया मेड अ कमबैक। और इस वक्त साउथ कोरिया के पास जो चेबल्स थी, फैमिलीज थी, वो और ज्यादा बढ़ गई। कंपनीज लाइक सैमसंग, हायुंडई, एलजी एंड के-पॉक दे इमर्ज्ड एज ग्लोबल ब्रांड्स। जीडीपी पर कैपिटा आज साउथ कोरिया में $37,000 प्लस है। इसका मतलब यह है कि साउथ कोरिया की जो रिकवरी थी एक मिरेकल नहीं था, ये एक सीक्वेंशियल पॉलिटिकल पेनफुल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे दैट मेड इट पॉसिबल बाय नेशनल कंसेंसस। सो इसका इक्विवेलेंट पाकिस्तान के लिए क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान इस टाइम आईएमएफ के पास 24 दफा जा चुका है। हर दफा हम जाते हैं, उनसे कर्जा लेते हैं, उनकी शराइत मानते हैं, कंडीशंस इंप्लीमेंट करते हैं और उसके बाद जब प्रोग्राम खत्म होते हैं साइकिल रिपीट होती है। सो वी हैव टू बिल्ड आवर ओन इंडस्ट्री, ओन इकोनॉमी। हमने सेल्फ सफिशिएंट होना है, वरना हम हर साल आईएमएफ के पास जाते ही जाएंगे। उसके बाद हमें नॉन वायबल एसयूवीज यानी कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को खत्म करना है, बंद करना है, प्राइवेटाइज करना है और उनको रीस्ट्रक्चर करना होगा। और उसके साथ साथ हमें टैक्स रेट को भी बढ़ाना पड़ेगा और जो अवाम है उनके स्किल्स को अपग्रेड करना है और उनको हमने फ्यूचर के लिए रेडी भी करना है। साउथ कोरिया प्रूव्ड कि इवन द डीपेस्ट इकोनॉमिक ह्यूमिलिएशन कैन बी रिवर्स्ड, लेकिन एक खाली तब पॉसिबल है अगर आपके रिफॉर्म्स जो हैं दे आर इंप्लीमेंटेड एंड द कॉस्ट इज शेयर्ड विद एवरीवन। तीसरी जो मिसाल है वो है वियतनाम की। 1986 में 1986 के अंदर वियतनाम दुनिया का वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्री थी। इसका जीडीपी पर कैपिटा $300 से भी कम था। इसकी जो इकोनॉमी थी इट वाज सेंट्रली प्लान्ड सोवियत स्टाइल थी, बट वो कोलैप्स करी थी। हाइपर इन्फ्लेशन उस वक्त 700% तक पहुंच गई थी और जो ये मुल्क था ये सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। डिस्पाइट बीइंग एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, उनको फिर भी राइस इंपोर्ट करना पड़ता था। वियतनाम जो था इट वाज अंडर अमेरिकन सैंक्शंस। इसकी जो ट्रूप्स थी वो कंबोडिया में थी। इसके रिलेशनशिप्स चाइना के साथ हॉस्टाइल थे। फिर क्या हुआ कि दिसंबर 1986 के अंदर वियतनाम ने एक फैसला किया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया कि हम रेनोवेशन की तरफ जाएं और हम अपने आप को रीइन्वेंट करें और हम चीजों को रीस्टोर करें। पहला फैसला था उनका लैंड रिफॉर्म का। वियतनाम ने प्राइवेटाइज कर दिया मेजॉरिटी ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। लैंड राइट्स जो थे वो इंडिविजुअल्स को ट्रांसफर कर दिए गए। अब वहां का जो किसान है वो ये फैसला कर सकता था कि मैं कितना प्लांट करूं, क्या प्रोड्यूस करूं
और सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहां पर इसको बेचूं। ये एक डायरेक्ट रिवर्सल था उनके पुराने रिफॉर्म्स का, और इस फैसले की वजह से 3 साल के अंदर अंदर वियतनाम क्या हुआ, इट वेंट फ्रॉम इंपोर्टिंग राइस टू एक्सपोर्टिंग 1.4 मिलियन टन्स ऑफ राइस, और 2008 के अंदर वियतनाम दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया ऑफ राइस। दूसरा इनका जो फैसला था, इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोल दिए। 1987 के अंदर वियतनाम ने कानून पास किया, लॉ ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन कंपनीज और इन्वेस्टर्स अब वियतनाम में इन्वेस्ट कर सकते थे, दे कुड ओन कंपनीज, जॉइंट वेंचर्स कर सकते थे और प्रॉफिट्स कमा सकते थे। और इस लॉ को कई बार अमेंड किया ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा अट्रैक्ट किया जाए। और 2024 के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वियतनाम के अंदर खाली साउथ कोरिया से $92 बिलियन की थी। और सैमसंग इस टाइम वियतनाम में अपने स्मार्टफोन्स प्रोड्यूस कर रहा है मोर देन एनी अदर कंट्री ऑन अर्थ। तीसरा जो फैसला था इनका वो ये था कि इन्होंने ज्वाइन किया ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को। वियतनाम ने एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को ज्वाइन किया 1995 के अंदर, और इसी दौरान इनके अमेरिका के साथ टाइज नॉर्मलाइज हो गए थे। और इसके बाद 1998 में इन्होंने ज्वाइन किया एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और फिर 2007 में इन्होंने ज्वाइन किया WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इन तमाम इदारों को ज्वाइन करने के बाद वियतनाम ने ग्लोबल मार्केट को कैप्चर कर दिया। आज वियतनाम जो है इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट शू एंड चिप मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड। चौथा जिनको फैसला था वो ये था कि इन्होंने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज की सब्सिडीज को कम कर दिया। वियतनाम ने फॉरेन से स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को एलिमिनेट नहीं किया, बट इन्होंने उनका जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन और शेयर थी उसको रिड्यूस किया, एंड इट फोर्स देम टू कम्पीट विद ईच अदर। सब्सिडीज कम कर दी गई थी और जो नॉन वायबल एसओवीज थी उनको मर्ज कर दिया गया या बंद कर दिया गया, और प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने लीगल रिकॉग्निशन दिया एंड दे गिव देम एक्सेस टू क्रेडिट। 1986 से 2006 के बीच में वियतनाम का जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ है दैट वाज अराउंड 6.5%। गुर्बत जो है जो कि 1980s में 70% थी, 2024 के आसपास इट वाज बिलो 4%। जीडीपी पर कैपिटा इनका तकरीबन $5,000 तक पहुंच गया है, और वियतनाम इस टाइम क्लासिफाई की जाती है एज अ मिडिल इनकम कंट्री, और 2030 के आसपास प्रोजेक्शंस की जा रही है कि इट विल बिकम एन अपर मिडिल इनकम कंट्री। 1993 से 2014 के बीच में तकरीबन 4 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से अपलिफ्ट कर दिया गया था। इसका मतलब ये कि वियतनाम वाज पुअर देन पाकिस्तान इन 1986, मोर आइसोलेटेड, मोर सैंक्शन्ड एंड मोर डिस्ट्रॉयड बाय वॉर। और इसने क्या किया कि इसने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, लैंड रिफॉर्म्स लाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया, ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, और इन तमाम फैसलों ने कॉन्ट्रडिक्ट किया अपनी रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी से। सो इन फैसलों का इक्विवेलेंट पाकिस्तान के लिए आज क्या होगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड इन एशिया। टैरिफ्स यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स के ऊपर, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि ग्लोबली वो कंपीट नहीं कर पाते। टैक्स सिस्टम जो है उसको एलीट्स के लिए बनाया गया, उनको रिवॉर्ड किया जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को डिजाइन किया गया लेकिन कभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। सो कुछ सख्त फैसले करने पड़ेंगे अगर तो वाकई हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो अपने सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, अपने पांव पर खुद खड़ी हो जाए। अब वो क्या पैटर्न है जो इन तीनों मामलों को आपस में कनेक्ट करता है? देखिए, रुवांडा का स्टार्टिंग पॉइंट था इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रक्शन, साउथ कोरिया का स्टार्टिंग पॉइंट था इकोनॉमिक ह्यूमिलिएशन, वियतनाम का स्टार्टिंग पॉइंट था आइसोलेशन एंड आइडियोलॉजी। 3 डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स, 3 डिफरेंट डिसीजंस, बट द सेम मेट्रा पैटर्न अंडरनीथ देम ऑल। लेकिन तीनों ने फैसला किया कि हम चूज करेंगे प्रोडक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट ओवर कंजम्पशन। दूसरे लोगों ने यह फैसला किया कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए ओवर पॉलिटिकल कन्वीनियंस। तीसरा, इन लोगों ने एक्सपोर्ट्स को चूज किया ओवर एड डिपेंडेंसी, और चौथा, इन्होंने शॉर्ट टर्म पेन को, शॉर्ट टर्म लॉस को एक्सेप्ट किया ओवर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एंड गेन। सो ये पैटर्न कोई मुश्किल, मिस्टीरियस या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बड़ा सिंपल है, लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर जो सियासी लीडर्स हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको अपनी आइडियोलॉजी और ईगो को साइड पर कर कुछ सख्त फैसले करने पड़ेंगे ताकि वंस एंड फॉर ऑल हमारी इकोनॉमी अपने पांव पर खड़ी हो जाए। पाकिस्तान को जो फैसले करने चाहिए आगे बढ़ने के लिए वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, और जो इकोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो कई डेकेड से, दहाइयों से मैं वही चीज बताते जा रहे हैं। हमारा जो डेट है, कर्जा है, वो स्ट्रक्चरल है बिकॉज इट वाज नेवर बिल्ट ऑन अ प्रोडक्टिव टैक्स बेस। पाकिस्तान का एजुकेशनल क्राइसिस भी स्ट्रक्चरल है क्योंकि यूनिवर्सिटीज बनी थी क्रेडेंशियल्स के लिए, नॉट फॉर कैपेबिलिटी। पाकिस्तान का इकोनॉमिक डिक्लाइन सिंस द 1980s इज अगेन स्ट्रक्चरल क्योंकि जो मुल्क है हमारा, उसने कंजम्पशन चूज किया, फॉरेन एड चूज किया, रेमिटेंस चूज की ओवर प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक्सपोर्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान का जो वाटर क्राइसिस है वो भी स्ट्रक्चरल है क्योंकि हमारा 93% पानी जो है वो एग्रीकल्चर में जाया कर दिया जाता है, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डिले की वजह से हमारा पूरे इकोनॉमी उसको डिके का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान का जो टेक्नोलॉजी का और एआई का गैप है वो भी स्ट्रक्चरल है क्योंकि हमारे सारे जो टैलेंटेड लोग हैं वो मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो सीपेक के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी अगेन स्ट्रक्चरल हैं क्योंकि एनर्जी तो बिल्ड हो गई है लेकिन जो फैक्ट्रीज हैं वो नहीं बनी, और जो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं वो भी हमारी फेवर में नहीं जाते हैं। सो एक ऐसा मुल्क जो कि लोग एक्सपोर्ट करता है इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, the pattern needs to break. Rwanda कहता है हाँ, it is possible from $125 of GDP per capita to one of the fastest growing Asian economies today in one generation. South Korea भी कहता है हाँ, it is possible from one of the largest IMF bailout packages in history to $37,000 of GDP per capita income today.
1 जनरेशन अभी हमारे सामने सारा कुछ हुआ। वियतनाम भी कहता है हाँ इट इज पॉसिबल, सारी आइडियोलॉजी को साइड पे कर दिया, आज $5,000 जीडीपी पर कैपिटा इनकम एंड वियतनाम इज अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। अगेन विद इन 1 जनरेशन हमारी आंखों के सामने। लेकिन ये सब चीजें ये भी पॉइंट आउट करती हैं, साबित करती हैं कि पैटर्न अपने आप नहीं बदलता, नहीं तब्दील होता। इट ओनली ब्रेक्स व्हेन अ कंट्री मेक्स टफ डिसीजंस, हार्ड डिसीजंस एंड अ कंट्री मेक्स अ प्लान, अ डॉक्यूमेंट, नॉट जस्ट अ प्रॉमिस। जो 3 ममालिक जिनको हमने अभी डिस्कस किया, इन्होंने बड़े अहम फैसले किए और बाकी जो काम था वो मैथ का था। इनके इन फैसलों ने कंपाउंड किया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। पाकिस्तान के पास भी वही मैथ अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास वो फैसले, वो डिसीजंस नहीं है। अगर इस वीडियो ने आपकी क्लियर पिक्चर दी है कि व्हाट कैन बी डन टू इंप्रूव आवर इकोनॉमी एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द कंट्रीज दैट हैड ऑलरेडी डन इट, सो लोगों से इनको जरूर शेयर करें जो इस टाइम कंफ्यूज्ड हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान इकोनॉमी एंड इट्स रिकवरी।